आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक हफ्ते पहले गठबंधन संभावनाओं को साफ नकार दिया था। मायावती ने कहा था कि बसपा ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होगी, ना ही विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस के। मायावती का रुख अब बदल गया है। मायावती ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि मजबूत और अहंकारी सरकार की बजाय सत्ता में ऐसी सरकार हो जो लोगों के कल्याण के लिए काम करने को बाध्य हो। बसपा ने कई राज्यों में सत्ता संतुलन स्थापित कर दलित समुदाय का राजनीतिक सम्मान बढ़ाने का काम किया है। 4 राज्यों में चुनाव के बाद बसपा जरूरत पड़ने पर गठबंधन को लेकर विचार करेगी, जिससे दलित मुस्लिम का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके। मायावती ने पहले कहा था कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। मायावती ने एनडीए के साथ दूरी बनाए रखी, तो वही विपक्षी एकजुटता की पूरी कयाद से भी मायावती ने रुख में बदलाव आया है और उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं, तो इसके अपने भी मायने हैं। जिन 4 राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 3 में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले का इतिहास है। विधानसभा चुनाव में इन राज्यों में सरकार बीजेपी कांग्रेस इन्हीं दोनों में से किसी दल की बनेगी। ऐसे में अगर बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो निश्चित रूप से वह या तो एनडीए के पाले में खड़ी होगी या विपक्षी गठबंधन INDIA के बसपा जब किसी एक खेमे में खड़ी हो जाएगी, फिर लोकसभा चुनाव में उसके लिए न्यूट्रल स्टैंड काफी मुश्किल होगा। बसपा के लिए उन राज्यों या दूसरे राज्यों में उसी पार्टी को घेरना, उस पर तीखी वार करना आसान नहीं होगा। इसके साथ हम सरकार चला रही होंगी। मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और मध्य प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। सियासी समीकरण कैसे सेट किए जाते हैं मायावती बाखूबी जानती है। मायावती 4 राज्यों के चुनाव के बाद गठबंधन संभावनाओं पर विचार की बात करना किस बात का संकेत है? पहले गठबंधन से इनकार, फिर बात की बात। मायावती के बदले रुख के मायने क्या हैं? मायावती गठबंधन को लेकर फैसले से पहले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनावों को हवा का रुख भांप लेती हैं। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के चौंका देने वाली बसपा का नया समीकरण सेट करने की कोशिश कर रही मायावती अब गठबंधन को लेकर जो बयान दिया है, उनमें भी सरकार ऐसी हो जिसमें दलित अल्पसंख्यकों का उत्थान हो। बसपा ने हाल ही में यूपी निकाय चुनाव और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बसपा की कोशिश थी कि दलितों के साथ एक मुस्लिम वोट आ जाए तो पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगर यूपी की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटों वाले इस सूबे में करीब 21% दलित और 20% अल्पसंख्यक है। ऐसे में अगर दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में चले जाएं तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मायावती की यही कोशिश, यही समीकरण तैयार करने की है। ऐसे में मायावती के लिए कांग्रेस से गठबंधन मुसीब माना जा रहा है। हालांकि बसपा कई मौकों पर सत्ताधारी एनडीए के साथ खड़ी नजर आई है। बसपा और बीजेपी गठबंधन पककर यूपी में सरकार चला चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि बसपा किसके साथ जाएंगी। गठबंधन को लेकर मायावती के रुख में नरमी की वजह क्या है? मायावती की पार्टी कभी किस उत्तर प्रदेश में मजबूत मानी जाती थी, उसी सूबे में उनकी हालत खस्ता हो गई। साल 2012 के बाद यूपी में बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2022 के यूपी चुनाव में बसपा को 1 सीट सिमट कर रह गई थी। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की 10 सीटें जीती थी, लेकिन तब बसपा और सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता ही नहीं खुला था। वही मायावती को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि अकेले चुनाव मैदान में उतरने पर बसपा की राह आसान नहीं होने वाली। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में बसपा ने छत्तीसगढ़ चुनाव में अजीत योगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि तब कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। पिछले राजस्थान चुनाव में बसपा ने 6 सीटें दर्ज की थी। बसपा ने कांग्रेस का समर्थन किया था। बाद में बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बहुमत की सरकार इतना पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि अब होने का समय वह विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए वे परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का
भी काफ़ी दौड़ चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में
20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके, तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है। किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात, हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है। किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है। जबकि देश की प्रगति लोगों की उन्नति में ही निहित है, जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की भी सख्त ज़रूरत है। और अब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सरकार व विपक्ष का रवैया तकरार, आरोप प्रत्यारोप व जिम्मेदारी से भागने का नहीं बल्कि इन ज्वलंत जन समस्याओं को दूर करने संबंधी समाधान का होना चाहिए, क्योंकि इस समय समस्त गरीब एवं मेहनत कर जनता का जीवन काफी दुखी व त्रस्त है, जिनकी सही से चिंता करना सभी का दायित्व भी बनता है। अंत में अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।